तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की जिंदगी पर बीती एक नाकाबिले यकीन और पुरअसरार कहानी। ये कहानी तब से शुरू हुई जब मैं 18 साल की थी। इससे पहले हम माँ बेटी की जिंदगी नॉर्मल मगर पुरसकून और खुशगवार से गुजर रही थी। अम्मी सिलाई कढ़ाई का काम करती थीं, जिससे हम माँ बेटी अपना गुजर बसर किया करती थी। मैं अक्सर अम्मी से उनके या अब्बू के रिश्तेदारों का पूछती थी, लेकिन वो ये कहकर टाल दिया करती थी कि एक आध दूर परे के रिश्तेदारों को छोड़कर इनका इस दुनिया में कोई नहीं था। अम्मी बताती थी कि मेरे पैदा होने के 2 साल बाद अब्बू का इंतकाल हो गया था। उसके बाद हम इस मोहल्ले में आकर रहने लगे। एक दिन मैंने अम्मी की संदूकची में से एक तस्वीर बरामद कर ली थी। ये कौन है अम्मी? मैंने हैरान होते हुए अपनी अम्मी से पूछा था। अम्मी ने शायद मुझे संदूकची में से तस्वीर निकालते हुए नहीं देखा था। वो गुस्से से मेरी तरफ बढ़ी और मेरे हाथ से तस्वीर छीनकर मुझे एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। मैं हैरत से उनको देखती रह गई। आइंदा इस संदूकची के आसपास भी मत भटकना, अम्मी ने मुझे कंधे से पकड़कर कमरे से निकालते हुए कहा। उस दिन के बाद ना मुझे वो संदूकची दिखी, ना ही वो तस्वीर। मेरा तजस्सुस दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। मुझे समझ नहीं आती थी मैं क्या करूं, किससे पूछूं कि उस तस्वीर और संदूकची का क्या राज है। उन्हीं दिनों हमारे मोहल्ले में एक फकीर आने लगा था। जब से वो फकीर हमारी गली में आने लगा था, अम्मी के बर्ताव में मैंने वाज़ेह तौर पर फर्क महसूस किया था। वो बहुत परेशान रहने लगी थी। मुझे हैरत होती थी, जब अम्मी घर में जो कुछ भी मौजूद होता था वो उस फकीर की झोली में डाल दिया करती। जैसे ही वो फकीर हमारे घर के दरवाजे पर आता, अम्मी नकाब करके दरवाजे पर चली जाती, और जब तक वो फकीर गली में रहता अम्मी ज़ारो कतार रोती रहती। मैं अम्मी से अक्सर सवाल करती, अम्मी कौन है वो फकीर और आप क्यों उसके आते ही रोने लगती हैं? लेकिन अम्मी मुझे झिड़क कर ये कहकर चुप करवा देती थी, वक्त आने पर पता लग जाएगा। वो दिन उस फकीर के आने का दिन था, लेकिन इत्तेफाक से अम्मी को उस दिन कहीं जरूरी काम से जाना था। लेकिन अम्मी ने जाने से साफ इनकार कर दिया। मैंने उनको बहुत समझाया, लेकिन वो किसी सूरत घर से बाहर नहीं जाना चाह रही थी। आखिरकार वो इस शर्त पर मान गई कि उस फकीर के आने पर मैं उसे इसी तरह खाना पीना दूंगी जिस तरह अम्मी दिया करती है। लेकिन खाना देने के फौरन बाद मुझे दरवाजे से हट जाना है और फकीर के जाने के बाद मैं खाला सकीना के घर चली जाऊं, क्योंकि अम्मी को वापस आने में देर हो सकती थी। मुझे अम्मी की बातें सुनकर हैरत का झटका लगा था कि वो इस फकीर की वजह से घर से बाहर जाने से इनकारी थी। अम्मी ने मुझे बाकायदा तौर पर नसीहत की थी कि मैं दरवाजे से बाहर नहीं झांकूंगी, ना ही दरवाजे के करीब रहूंगी। मैंने अम्मी की अजीबोगरीब किस्म की शराइत को न सिर्फ खामोशी से सुना था, बल्कि उनको तसल्ली भी दी थी कि वो बेफिक्र होकर जाए। अम्मी चली गई थी, शाम हो चुकी थी। मैं खाना बनाकर उस फकीर का इंतजार करने लगी थी। अभी अंधेरा नहीं हुआ था। ये पहली बार था कि मैं उस फकीर को खाना देने जा रही थी। इससे पहले अम्मी ही जाती थी और मुझे खास तौर पर मना किया जाता था कि मैं इतना वक्त अंदर कमरे में रहूंगी जितना वक्त वो फकीर दरवाजे के बाहर मौजूद होगा। न जाने अम्मी उस फकीर से क्या बातें किया करती थी। ऊपर से अम्मी भी नहीं थी। मुझे एक अनजाना सा खौफ पूरे जिस्म में करवट लेता महसूस हो रहा था। तभी उस फकीर की सदाएं गली में गूंजने लगी थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर सी दौड़ गई। अमूमन वो फकीर गली के सारे घरों के दरवाजे खटखटाता था, पर उस दिन वो सीधा हमारे घर के दरवाजे पर आया था। मैं डरती हुई खाने के बर्तन लेकर दरवाजे पर गई और दरवाजे का एक पट इतना खोला कि खाने के बर्तन बासानी फकीर के हाथों तक पहुंच सके। मैंने दोनों हाथ बाहर निकाले और अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़कर खड़ी हो गई। बाहर से फौरन खाना ले लिया गया था। इसी तरह मैं पानी का ग्लास भी देने के बाद जब पलटने लगी तो मेरी समातों को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी थी। मेरे कदम जैसे किसी ने जंजीरों में जकड़ दिए थे। मैं फौरन वहां से हट जाना चाहती थी, लेकिन मैं अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिल पाई। मुझे मेरा तजस्सुस उकसा रहा था। मैं दरवाजे के उस पार उस अजीबोगरीब किस्म की आवाज का पता लगाऊं। बाहर तो उस वक्त फकीर था जो खाना खा रहा था, लेकिन ये आवाज किसी इंसान की हरगिज ना थी। मैं दरवाजे के एक तरफ दीवार से लगकर खड़ी कुछ देर उस आवाज को सुनती रही, जो किसी जानवर के मुंह से निकलने वाली आवाज लग रही थी, जैसे कोई कुत्ता पानी पी रहा हो या किसी खाने की चीज को मुंह मार रहा हो। चप्पड़ चप्पड़ की वो आवाज मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। मेरा सारा जिस्म पसीने में शराबूर हो चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं यहीं खड़े होकर उस फकीर के जाने का इंतजार करूं या अंदर चली जाऊं? मैं अपना सर हाथों में गिराए वहीं बैठती चली गई और फिर मैं अम्मी की सारी बातें अपने जहन से निकाल फेंकते हुए दरवाजे के उस पार देखने का फैसला कर चुकी थी। काश मैंने बाहर ना देखा होता। काश। तुम्हारी बेटी किसी जिनजादे की मोहब्बत में गिरफ्तार है अलीमुद्दीन मियां।
सफेद चोगा पहने हुए बुजुर्ग ने अपनी सुरमे से लबरेज आंखें अलीमुद्दीन पर जमाते हुए कहा। अलीमुद्दीन ने थोड़ा दूर रस्सियों से बंधी हुई अपनी जान से प्यारी बेटी को रंजो सदमे से देखा। लेकिन शाहजी, ये सब हुआ कैसे? वो तो अच्छी भली अपनी खाला के घर से वापस लौटी थी। वो सारी रात भी ठीक ही थी, हमें वहां की बातें बता रही थी और सुबह होते ही इस पर यह दौरा पड़ गया था। आज इसको चौथा दिन है शाहजी। हमने डॉक्टरों को भी बहुत दिखाया है पर कोई असर नहीं। अब आप ही कोई हल निकालें। हमारा ज़ेब के सिवा कोई नहीं। अगर इसको कुछ हो गया तो मैं और इसकी मां मर जाएंगे शाहजी। अलीमुद्दीन हाथ जोड़े ये सब कहते हुए फूट फूट कर रो रहा था। ज़ेब ने जब अपने बाप को हाथ जोड़े रोते देखा तो बुरी तरह मचल उठी थी। वो बिन पानी की मछली की तरह रस्सियों से बंधे हुए जाल में तड़प रही थी। उसका बाप ये सब देख न सका और लपक कर उस तक जा पहुंचा। शाहजी, ज़ेब को इन रस्सियों से क्यों बांधा हुआ है? इस पर दौरा जरूर पड़ता है पर यह किसी को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाती। अलीमुद्दीन ने अपनी बेटी ज़ेब तक पहुंचकर उसे छूना चाहा था। हट जा इसके पास से, हट जा तू। अलीमुद्दीन को ज़ेब के करीब जाते देखकर शाहजी चिल्लाए थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अलीमुद्दीन वो दम की हुई खाक से खींचा गया दायरा पार करके ज़ेब तक जा पहुंचे थे। वो दायरा जिसको अगर कोई इंसान पार करता तो उसका असर जाया हो जाता। जैसे ही अलीमुद्दीन दायरे के अंदर दाखिल हुआ था, ज़ेब के मुंह से एक भयानक सी चीख बरामद हुई थी और देखते ही देखते उसकी जिसामत किसी भयानक से जानवर में ढलने लगी थी। अलीमुद्दीन ये देखकर सहम कर पीछे हटा। जब ज़ेब पर दौरा पड़ता था तब वो सिर्फ चीखती चिल्लाती थी, लेकिन आज वो अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने कोई अजीबोगरीब किस्म का खौफनाक जानवर बनता देख रहे थे। ये ख्याल ही उन्हें होश से बेगाना कर चुका था और अगले ही वो लम्हे धड़ाम से जमीन पोस हो गए थे। ज़ेब की जिसामत अब पूरी तरह किसी भयानक जानवर में ढल चुकी थी। उसके कान और जुबान लम्हा बलम्हा लंबे होते जा रहे थे। वो अपनी लंबी नुकीली जुबान को बाहर निकालकर खौफनाक आवाजें निकाल रही थी। ये मंजर इतना वहशतनाक था कि शाहजी को छोड़कर आस्ताने में मौजूद बाकी सब लोगों की हालत गैर हो चुकी थी। रुक जा खबीस, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, शाहजी ने चिल्लाकर उस आफत को ललकारा था और साथ ही आंखें बंद करके मुंह ही मुंह में कुछ बिटबिटाने लगे थे। जवाब में वो मखलूक तेज आवाज में चिल्लाने लगी थी। वो इतना जोर से चिल्लाई कि आस्ताने के दरो दीवार तक हिल रहे थे। वो अपनी लंबी सी राल टपकाती जुबान से अब हमला करने पर उतर आई थी। वो अपनी जुबान बाहर निकालकर जोर जोर से झटक रही थी और आसपास के लोगों पर छलांग लगाकर उनके पेट पर बैठ जाती और देखते ही देखते उस आदमी को चीर फाड़ कर रख देती। ये मंजर देखकर सब लोग बाहर को भागने लगे थे। एकदम से पूरे आस्ताने में भगदड़ सी मच गई। शाहजी अभी तक उसी हालत में आंखें बंद किए कुछ बिटबिटाने में मशगूल थे और फिर उन्होंने आंखें खोल दी, लेकिन तब तक वो आफत आस्ताने से निकलकर जंगल में घुस चुकी थी। शाहजी फौरन अपने कुछ चेलों समेत उसके पीछे निकले थे, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बस उसकी चिंगाड़ती हुई तेज चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थी। शाहजी रंजो अफसोस में डूबे वहीं बैठते चले गए। पूरा जंगल छान मारा गया, लेकिन वो आफत जैसे नमूदार हुई थी वैसे ही गायब हो चुकी थी। शाहजी को यह फिक्र सता रही थी कि अब वो अलीमुद्दीन को क्या जवाब देंगे कि उनकी बेटी कहाँ चली गई, लेकिन शाहजी को जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि आस्ताने पर पहुंचने के बाद उनको पहली खबर यही मिली थी कि अलीमुद्दीन अब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। उनके रंज में कुछ और इजाफा हो गया था। उनके यहाँ बेटी हुई थी। वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उनको रहमत से नवाजा गया था। उन्होंने अपनी बेटी का नाम जोया रखा था। 2 साल हंसी खुशी गुजर गए थे। उसका शोहर बहुत ख्याल रखने वाला, बहुत प्यार करने वाला था। छोटे से घर में वो 3 लोग बहुत सुकून से रह रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को खुद से ज्यादा जानते थे। यही वजह थी कि शोहर को पहले दिन ही से अंदाजा हो गया था कि उसकी बीवी उससे कुछ छुपा रही है। पूछने पर यही कहती थी, आपको ख्वामखा वहम हो रहा है, भला मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी आपसे, पहले कभी कुछ छुपाया है क्या? और इस बात पर शोहर चुप हो जाता था, क्योंकि वाकई उसकी बीवी ने उससे कभी कोई बात नहीं छुपाई थी। कुछ दिन यूं ही खामोशी से गुजर गए थे। वो दिसंबर की एक सर्द तरीन रात थी। वो अपनी 2 साला बच्ची को गले से लगाए उसकी पीठ पर होले होले थपकी देकर सुला रही थी। उसका शोहर पास ही गहरी नींद सो रहा था। बच्ची अब गहरी नींद में जा चुकी थी। उसने शोहर के पास ही से आराम से लिटाते हुए उसके नरम फूले हुए गालों पर झुककर प्यार किया। एक नजर शोहर पर डाली। उसकी नींद में होने का यकीन करती बत्ती बुझाकर कमरे का दरवाजा बंद करती दबे पांव बाहर आ गई थी। दूसरे कमरे से उसने एक गर्म शॉल ली, जिसको उसने अपने गिर्द अच्छे से लपेटने के बाद एक कदर छोटी सी टॉर्च ली। हालांकि उसकी कतन जरूरत ना थी, क्योंकि चौदहवीं के चांद की रोशनी में हर चीज वाज़े तौर पर दिखाई दे रही थी।
कुछ लम्हों बाद वो अपने घर के बैरूनी फाटक से बाहर निकलती दिखाई दे रही थी। उसके शोहर ने चुपती हुई नजरों से ये मंजर अपने कमरे की खिड़की से देखा था। पहले उसने सोचा यहाँ बैठकर उसे अपनी बीवी का इंतजार करना चाहिए, लेकिन अगले ही लम्हे वो उसके पीछे जाने का फैसला कर चुका था। उसने जल्दी से 2 तकिए लिए और बच्ची के दोनों अतराफ में रखने के बाद कमरे का दरवाजा बंद करता वो बाहर की तरफ भागा था। वो जब बाहर निकला, उसकी बीवी काफी दूर निकल चुकी थी। वो उसके पीछे लपका और तब तक तेज तेज कदमों से चलता रहा जब तक उसके करीब न पहुंच गया। उसके बाद उसने अपनी रफ्तार कदरे आहिस्ता कर ली थी। अब उसकी बीवी जंगल वाले रास्ते पर चल पड़ी थी। उसे हैरत हो रही थी कि उसकी बीवी इतनी बहादुर कब से बन गई थी। जो दिन में भी डरती रहती थी, आज वो कैसे आधी रात को सुनसान जंगल में आराम से चलती जा रही थी। आखिर ऐसी क्या बात या क्या मजबूरी थी जिसने उसकी बीवी को इतना बेखौफ बना दिया था। अब उसकी बीवी घने जंगल के अंदर घुस गई थी। उसने कुछ देर रुककर अपनी बीवी को थोड़ा आगे जाने दिया। इसके बाद फिर उसके पीछे हो लिया। वो बिना रुके आगे और आगे चलती रही थी। सर्दी इतनी थी कि उसकी हड्डियों में उतरती हुई महसूस हो रही थी, पर उसकी बीवी पर जैसे सर्दी का असर ही नहीं हो रहा था। वो चुपचाप आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रही थी। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर वो एकदम से रुक चुकी थी। उसके रुकते ही वो एक पेड़ के पीछे छुपकर उसकी हरकत को देखने लगा था। वो कुछ देर चुपचाप रही, वहां खड़ी जमीन को देखती रही और फिर एकदम से उसने दोनों हाथ उठाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। आजा 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 शमून, वक्त आ गया है, मैं तुम्हें पुकार रही हूँ, आजा। वो किसी शमून को पुकार रही थी, लेकिन क्यों? अभी वो डर और हैरत के मारे ये मंजर देख ही रहा था कि अचानक उसकी बीवी ने ठीक उसी पेड़ की तरफ गर्दन मोड़कर देखा जिसके पीछे वो छुपा हुआ था। वो उछलकर 2 कदम पीछे हटा, लेकिन अगले ही लम्हे उसे अपने कंधे में कोई नुकीली सी चीज चुभती हुई महसूस हुई थी। उसने सामने अपनी बीवी को देखना चाहा था। हारून, मुझे माफ कर देना। चांद की रोशनी में वो हाथ जोड़कर अपने शोहर से माफी मांग रही थी। लेकिन क्यों? ज़ेब? उसने कुछ और कहना चाहा, लेकिन अगले ही लम्हे उसका जहन मुकम्मल तारीकी में डूब चुका था। मैंने जब दरवाजे के अंदर से आंख लगाकर बाहर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं बेख्तियार पीछे हटती चली गई। दरवाजे के ऊपर लगे बल्ब की रोशनी में मैंने जो देखा वो मेरे होश खता करने के लिए काफी था। वो वही आदमी था जिसकी तस्वीर मैंने अम्मी के पास देखी थी, लेकिन उसकी जुबान वो कोई आम इंसानों की तरह नहीं थी, बल्कि लंबी सी नुकीली जुबान जिस पर कांटे से उभरे हुए थे। वो जुबान को खाने के बर्तन में मार रहा था, जिससे चप्पड़ चप्पड़ की मनहूस सी आवाज पैदा हो रही थी। मुझ में मजीद सकत ना थी। अगले ही लम्हे मेरा जहन तारीक होता चला गया। मैंने मना किया था ना जोया कि जब वो आए तुम बाहर नहीं झांकोगी। तुमने फिर भी उसे देखा। मैं जब से होश में आई थी, अम्मी मुसलसल मुझे डांटते जा रही थी। अम्मी, वो तस्वीर किसकी थी? क्या वो अब्बू थे? क्या वो फकीर अब्बू हैं? अम्मी बोलते बोलते एकदम रुक गई। कौन था वो अम्मी? मैंने इस बार एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए पूछा। शमून, अम्मी ने जवाबन कहा और मेरे करीब ही बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा था। वो जानवर मेरा अब्बू नहीं हो सकता था। नहीं, कभी नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पागल होने वाली हूँ या शायद अम्मी पागल हो चुकी हैं। जोया, तुमने जिसे देखा था वो शमून था बेटा, लेकिन इस वक्त वो तुम्हारे अब्बू के रूप में था। अम्मी के अगले जुमले ने मुझे फिर झंझोड़ कर रख दिया था। अम्मी बस कर दें, खुदा के वास्ते अब बस कर दें। मैंने अम्मी को झंझोड़ते हुए कहा था और खुद भी उनके साथ रोने लगी थी। अम्मी बता क्यों नहीं देती हैं अब कि ये सब आखिर क्या है, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। अम्मी, आज आपको मुझे सब कुछ सच सच बताना ही पड़ेगा। आखिर ये शमून कौन है अम्मी? क्यों आता है हमारे घर? मैं पागलों की तरह चीख रही थी और अम्मी चुपचाप सिसकियों के साथ रो रही थी। अलीमुद्दीन के इंतकाल के तीसरे दिन आपकी बेटी पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी थी रुखसाना बहन। मुझे ताहयात ही अफसोस रहेगा कि मैं इस आफत से आपकी बेटी को बचा न सका। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, शाहजी कह रहे थे। सफेद रेशमी दाढ़ी वाले शाहजी के सुरमे से लबरेज आंखों में अफसोस झलक रहा था। उन्होंने ज़ेब की माँ के सर पर हाथ रखा और उठकर कमरे से जाने लगे। तभी ज़ेब की माँ बोल पड़ी थी, वो जिंदा तो है ना शाहजी? रुखसाना बेगम ने उम्मीद भरी नजरों से शाहजी को देखते हुए पूछा था। कभी इम्कान है कि वो जिंदा होगी, बाकी तो ऊपर वाला ही जाने। शाहजी ने साफ गोई का मुजाहरा किया था। रुखसाना बेगम एक बार फिर आपदीदा हो गई थी। उनसे ये दोहरा दुख किसी सूरत बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। बेटी एक जानवर बनकर भाग चुकी थी,
और शोहर ये सदमा बर्दाश्त ना करके इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। शमून जिन नहीं था, लेकिन इंसान भी नहीं था, वो किसी तीसरी दुनिया का बासी था। मैं उन दिनों अपनी खाला के घर गई हुई थी। वहीं से हम सब में मेरी खाला की 2 बेटियां और उनका भाई घर से निकल पड़े थे। हमारा इरादा था कि हम आसपास थोड़ा बहुत घूम फिर कर घर वापस आ जाएंगे, लेकिन घर से निकलने के बाद हमने रुकने का नाम नहीं लिया। यूं ही चलते चलते हम उस भयानक जंगल में पहुंच गए जहां से मैं उस मुसीबत को अपने घर तक ले आई थी। वो हमें एक घड़े में बीमार पड़ा मिला था। वो बिल्कुल किसी कुत्ते के बच्चे जैसा लग रहा था। मैं तो उसे देखते ही उसकी तरफ भागती हुई गई थी। मैंने उसे गोद में उठा लिया। वो बहुत मासूम लग रहा था। हम चारों ने उसे दूध और गोश्त खिलाया। उसे शदीद भूख लगी थी, क्योंकि खाना खाने के बाद वो बिल्कुल ठीक लग रहा था। हम में से कोई उसे अपने घर में नहीं रख सकता था। यही वजह थी कि हमने उसे वापस उसी जगह छोड़कर आने का फैसला किया था, और उसे उसी घड़े में रखकर हम लोग वापस आ गए थे। हमारे नजदीक तो हमने एक अच्छा काम किया था। हम बहुत खुश थे इस बात से। उस दिन मैं घर वापस आ गई। रात तक सब कुछ ठीक था। मैंने अम्मी अब्बू को भी बताया था कि कैसे हमने एक भूखे जानवर को खाना खिलाया और उसे उसके घर छोड़ाए। अम्मी अब्बू ने मुझे शाबाशी दी। मैं बहुत खुश हुई। लेकिन जब मैं सोने के लिए अपने कमरे में गई तो उस जानवर को अपने पलंग पर बैठे पाया। मुझे उस वक्त बिल्कुल डर नहीं लगा था, क्योंकि मुझे लगा था शायद हमारे पीछे पीछे वो हमारे घर तक आ गया होगा। मैं उसे प्यार से गोद में उठाकर बाहर ले आई। उसे खाना दिया, लेकिन उसने छुआ तक नहीं। मैंने उसे जबरदस्ती से खिलाना चाहा तो उसने मेरे हाथ पर पंजे से हमला कर दिया। मुझे अच्छी भली खरोच आ चुकी थी। मैं उस खरोच पर दवा लगाना चाहती थी, लेकिन एकदम से मेरा सर भारी होता चला गया, जैसे मुझ पर नशा सा छाता जा रहा था। उसके बाद मैं होश से बेगानी होती गई। 3 दिन तक मुझ पर बेहोशी के दौरे पड़ते रहे। अबू मुझे डॉक्टरों को दिखाते रहे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ था। चौथे दिन अबू मुझे एक आस्ताने पर ले गए थे। वहां मुझे रस्सियों से बांधा गया। अबू भी मेरे साथ थे। अबू रो रहे थे। मुझसे ये देखा नहीं जा रहा था। फिर अबू मेरे पास आए। अबू के करीब आते ही मुझे झटके लगने लगे और मुझ पर दौरा पड़ने लगा था। अगली बार जब मैं होश में आई, मैंने किसी सुनसान जगह पर खुद को मौजूद पाया और फिर एक तरफ से कदमों की आहट सुनाई देने लगी। मैंने सर उठाकर उस तरफ देखा। मेरे सामने एक नौजवान, एक खूबसूरत मर्द खड़ा था। मैं सहम कर पीछे हटी। उस सुनसान जगह पर मैं उसके रहमो करम पर थी। मैं रहम तलब नजरों से उसकी तरफ देख रही थी, और इससे पहले मैं कुछ कहती वो बोल उठा, मैं वही जानवर हूं जिसको तुमने गोद में उठाया था, जिसको तुमने खाना खिलाया था। उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाजों ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। और मैं वही हूं जिसने आस्ताने में लोगों पर हमला किया था, और मैं वही हूं जो तुम्हारे घर तक आया था। वो बोल रहा था। उसका लहजा भी इतना ही खूबसूरत था जितना वो खुद। वो मेरे करीब आता जा रहा था। मैंने तुम्हारी मदद की थी, लेकिन तुम मेरे साथ क्या सलूक करना चाहते हो? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? और तुम क्या मखलूक हो? मैंने खुश्क होते लबों से बमुश्किल अल्फाज अदा किए थे। जिन्नात की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। यही समझ लो कि मैं जिन्नात ही की एक किस्म में से हूँ। मैं उस दिन गलती से अपनी दुनिया से तुम्हारी दुनिया में आ गया था। अब वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ते हुए कह रहा था, और मैं धीरे धीरे पीछे हट रही थी। मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वो नरमी से कहता हुआ मेरे करीब आ गया था। तुम्हें मेरी जरूरत है। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने सहम कर उसकी आंखों में देखा। जोया बेटा, मेरा यकीन करो, उन आंखों में मैंने अपने लिए सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत को पाया। मैं मुंह पर हाथ रखकर सिसकी को रोकना चाह रही थी। मैं शिश्तर सी होकर उसके इंकशाफ सुन रही थी। उसने मेरी कलाई पर मौजूद जख्म को कुछ गौर से देखने के बाद उस पर अपनी जुबान फेरी। मैंने जब उसे ये करते देखा तो बिदक कर पीछे हटी और अपनी कलाई उसकी गिरफ्त से आजाद कराने लगी। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, यह सिर्फ जख्म नहीं है ज़ीब। उसने पहली बार मेरा नाम लिया था। मैं ना समझी से उसकी तरफ देखने लगी, और उसी पल मेरी कलाई पर मौजूद उसी का दिया हुआ जख्म उसी की वजह से मंदमिल होने लगा था। मैं आंखें फाड़े उस जख्म को मिटते देख रही थी। कुछ ही देर में वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। जैसे लोहा लोहे को काटता है ना, वैसे ही मेरे इस दिए हुए जख्म का इलाज भी मेरे मुंह की राल में ही रखा गया है। वो कहने लगा, अब तुम यहां से जाओ। इस जगह से निकलने के बाद दाएं जानिब मुड़ जाना। वहां पास ही एक गांव है, तुम उसमें चली जाना। वहां के स्कूल का मास्टर बहुत अच्छा इंसान है। तुम किसी तरह उसको मनाकर उससे शादी कर लेना। मैं हर हफ्ते आऊंगा और इस जख्म का इलाज करूंगा, क्योंकि ये जख्म हर हफ्ते उखड़ जाएगा। तुम इस जख्म को सबसे छुपा कर रखना। लेकिन क्या? मैंने बेचैनी से उससे पूछा। एक मखसूस मुद्दत के बाद ये जख्म अपना काम दिखा जाएगा। उसने फिर आधी बात की थी। क्या मेरी मौत? नहीं, तुम हम में से एक बन जाओगी। उसने अफसोस से मेरी तरफ देखते हुए कहा। क्या? मुझे धचका लगा था। मैं तुम्हारी तरह जिन्नात की एक किस्म बन जाऊंगी?
जो कि एक भयानक जानवर की शक्ल में होती है। मैंने अपना सर हाथों में गिरा लिया। अब तुम जाओ यहाँ से ज़ेब, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और कोई इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो एक लावारिस लड़की से क्यों शादी करेगा। मैंने नफी में सर हिलाया। वो करेगा, मुझे यकीन है। अब तुम जाओ, अंधेरा होने लगा है। मैं न चाहते हुए भी उस जगह से निकल आई थी और उसका कहा सच था। मैंने हारून को अपनी झूठ मूठ की कहानी से राजी कर लिया था और ऐसे हमने निकाह कर लिया। और शमून के कहने के मुताबिक हारून बड़ी आसानी से बिला चूचड़ा मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। फिर तुम्हारी पैदाइश हुई जोया। हम तुम्हारी पैदाइश पर बहुत खुश थे। शमून ने अपना वादा निभाया था। वो हर हफ्ते मेरा जख्म मिटाने पहुंच जाता था। हारून बहुत अच्छे इंसान थे, मेरा बेहद ख्याल रखते थे। ऐसे ही एक हफ्ते जब शमून मेरा जख्म मिटाने आया तो उसने एक परेशान कर देने वाली बात कर दी। वो जिस जिस्म में रहता था वो किसी वजह से नाकारा हो चुका था और शमून ने मुझे जो अगली बात कही वो मेरे पैरों तले जमीन निकालने के लिए काफी थी। उसने मुझसे हारून मांग लिया था। मैं तड़प ही तो उठी थी। पहले पहल मैंने साफ इनकार कर दिया, लेकिन बाद में जब मैंने ठंडे दिमाग से सोचा तो मैं खुद गर्ज बन गई। अम्मी, मैंने बेख्तियार अम्मी का कंधा झंझोड़ डाला। अम्मी फूट फूट कर रो रही थी। उस दिन जब मैं घर से निकली मुझे ये पता था कि हारून मेरे पीछे आ रहा है। मैंने जंगल में पहुंचकर शमून को बुलाया और हारून को उसके हवाले कर दिया। लेकिन क्यों अम्मी, आपने अब्बू के साथ ऐसा क्यों किया था अम्मी? मैंने एकदम तड़प कर कहा। मुझे अम्मी से उस वक्त नफरत महसूस हुई थी। मेरी बच्ची, तुम उस वक्त सिर्फ 2 साल की थी। मैं किसी सूरत तुम्हें किसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती थी। अम्मी ने मेरा चेहरा हाथों में भरते हुए कहा, ममता चीज ही ऐसी है मेरी बच्ची, माँ को मजबूर कर देती है। अम्मी ने आंसू पोंछते हुए एक ठंडी सांस लेते हुए कहा। मैंने गौर किया, अम्मी अब काफी पुरसकून दिखाई दे रही थी। उस पूरी रात हम माँ बेटी ने एक पल के लिए भी आंख नहीं झपकाई थी। अम्मी मुझे गले से लगाकर रोती रही थी। मैं उनको तसल्ली भी नहीं दे पा रही थी। अम्मी कभी मेरा माथा चूमती, कभी हाथ, कभी गले लगा लेती, कभी मुझसे गिड़गिड़ाकर माफिया मांगने लगती। मैं नासमझी से ये सब देखती रही और अगली सुबह मुझे अम्मी की हालत का अंदाजा हो गया कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। वो दिन उस फकीर के आने का दिन नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे उसकी सदाएं गूंजती सुनाई देने लगी थी। मुझे हैरत का झटका लगा था। मैं भागती हुई अम्मी के पास पहुंची थी। अम्मी के चेहरे के तासुरात भी बता रहे थे कि कुछ ठीक नहीं है। मैं अम्मी से चिमट गई। ये फकीर आज क्यों आया है अम्मी? मैंने डरते डरते अम्मी से पूछा था। अम्मी ने मुझे गले लगा लिया और प्यार से मेरी पुश्त थपथपाने लगी। क्योंकि मेरे जाने का वक्त आ गया है मेरी बच्ची। अम्मी की सर्द-तरीन आवाज मेरे समातों पर किसी हथौड़े की तरह लगने लगी थी। मैं तड़प कर अम्मी से जुदा हुई और उनके चेहरे को गौर से देखने लगी। उनके चेहरों पर ढेरों इत्मीनान झलक रहा था। तभी दरवाजा धड़धड़ाने लगा था। अम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेरा और 2 कदम आगे को बढ़ी, फिर एकदम पीछे मुड़ी और मेरी तरफ लपकी, मुझे जोर से अपने गले से लगाकर खींच लिया। फिर अम्मी ने अचानक मुझे छोड़ा, दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैंने चीख कर अम्मी को आवाज दी। उनका हाथ पकड़कर उनको रोकना चाहा था, लेकिन वो मेरे हाथों से मानो रेत की तरह फिसलती जा रही थी। अम्मी, अम्मी, मैं चिल्लाती रह गई। उसी पल दरवाजा धड़ाम की आवाज से खुला था और वही उस रात वाला फकीर अंदर दाखिल हो गया। उस फकीर को देखते ही अम्मी बेहोश होकर जमीन पर गिरती चली गई थी। अम्मी को बेहोश होता देख वो फकीर दौड़ता हुआ अम्मी की तरफ बढ़ा था। तुम अंदर जाओ, उसने करीब पहुंचकर मुझे बारूब अंदाज में कहा था। मैं सहम कर पीछे हटी, पर मैं अंदर नहीं गई। तभी अम्मी के जिस्म ने झटके खाना शुरू कर दिए और देखते ही देखते उनका जिस्म फैलता चला गया। अम्मी, अम्मी, मैं चिल्लाने लगी थी, लेकिन कोई मेरी नहीं सुन रहा था। मैं दीवार से लगी खड़ी ये भयानक मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। अम्मी अब पूरी तरह कोई खौफनाक जानवर बन चुकी थी। तब मैंने देखा कि वो फकीर भी जानवर का रूप धार चुका था और छलांग मारकर दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। अम्मी ने भी उसकी पैरवी की थी। मैं चिल्लाती हुई उन दोनों की तरफ भागी थी, लेकिन वो दोनों तेज तेज छलांगे मारते हुए मेरी नजरों से ओझल होते जा रहे थे। मैंने आखिरी चीज जो देखी वो अम्मी थी, जो ओझल होने से पहले मुड़कर मुझे देख रही थी। फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा कि मेरे साथ क्या हुआ। मुझे जब होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के पलंग पर लेटा हुआ पाया। मैंने आंखें खोलकर इर्द गिर्द देखना चाहा और अपने करीब उस शख्स को देखकर चौंक उठी। तो इसलिए अम्मी इतनी मुतमईन थी क्योंकि वो मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा रही थी। मैंने नम आंखों से पास बैठे शख्स को देखा जो मुझे ही देख रहे थे। वो कोई और नहीं, मेरे हकीकी वालिद हारून ही थे, जो कि गांव में मास्टर साहब थे। इसका मतलब उस अजीबो गरीब जानवर ने मेरे अबू हारून को छोड़ दिया था, या मेरी अम्मी ने किसी न किसी तरीके हारून की जान बख्शी करवा ली थी। ये सोचकर ही अपनी अम्मी के लिए मेरे दिल में और मोहब्बत बढ़ गई थी।
मैं अपनी माँ को तो खो चुकी थी, लेकिन मेरी माँ ने जाते जाते मुझे मेरे हकीकी वालिद से मिलवा दिया।